Hello, everybody, and hello, students. Today we are doing on the lecture number 2 for this dual nature of radiation and matter. And जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के इस लेक्चर में हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड फिर उसके एक्सप्लेनेशंस की बात करेंगे. तो मैं आपको सीधे लेक्चर के अंदर लेके तो दिस इज व्हाट द लेक्चर वी हैव टुडे. लाइक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमें हॉलवेच एंड लेनार्ड ने जो किए थे, राइट, उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को हमें सामने पढ़ना है. फिर उसी के अंदर उन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को पढ़ते हुए हमें वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, potential variation and photoelectric current, stopping potential and maximum kinetic energy, frequency versus stopping potential, explanation of photoelectric effect on the basis of wave theory, and then we'll talk about Einstein explanation for photoelectric effect, laws of photoelectric effect की बात करेंगे, and photon as a relativistic particle. So these are the things which we need to discuss. थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, but this is all important section of this particular chapter, तो हमें ये सब कुछ तो करना ही पड़ेगा. तो चलिए हम लोग पेज नंबर 1 पे चलते हैं और लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पेज एंड सी हॉलवेच एंड लेनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके ऑब्जर्वेशंस किस तरीके के थे. जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता रखा है कि यहाँ पे ये मेटल प्लेट है, दैट इज सी, और इसको हम लोग ए कहते हैं. एंड दिस सी इज व्हाट, सी इज इमीटर प्लेट, इसको हम इमीटर प्लेट कह दें, और इस ए को हम लोग एक्सेप्टर प्लेट कर देंगे, राइट. सो दिस वी ऑलरेडी नो. और आपको ये पता है इसको कम्यूटेटर कहते हैं, इसके पोटेंशियल को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे. ये क्या है, एक वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे एक रियोस्टेट है, इसमें करंट जब पास होएगा तो हम इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, इस वोल्टेज को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंटर ऐसे ऐसे करके मूव करा के. फिर जो वोल्टेज आएगा इसके क्रॉस वो हम यहाँ मेजर कर लेंगे. लेट सपोज आपने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भाई कोई ना कोई सर्किट में करंट जाएगा, तो वो करंट क्या होगा, यहाँ के थ्रू मेजर होगा, तो ये माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर होएगा. तो इसको हम लोग माइक्रोमीटर कहेंगे. व्हाट इज दिस, माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर मतलब अमीटर. द आइडिया इज दैट कि भाई ये अमीटर ही है, बट माइक्रो कहने का मतलब करंट बहुत ही लो ऑर्डर का है और उसको हम लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके फाइन. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों के दिमाग में चलना चाहिए वो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में क्या है. सबसे पहले विल टॉक अबाउट कि we are going to talk about work function. We are going to talk about work function. वर्क फंक्शन कैसे भाई, जरा देखिए ध्यान से. सबसे पहली बात ये कि अगर हम कोई मेटल यहाँ रखते थे, लेट्स टॉक अबाउट कॉपर रख लिया, प्लेटिनम रख लिया और एनी सिल्वर रख लिया, तो अगर हम कोई भी एक मेटल रखते थे यहाँ पे और उस मेटल के ऊपर रेडिएशन डालते थे हम, तो जब हम लोग रेडिएशन डालते थे तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रेडिएशन को डाल करके और यहाँ किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप डालिए और यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाता था. तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि यूवी रेडिएशन पे लाइक वर्क फंक्शन को समझने के लिए, ये फुट मतलब वर्क फंक्शन को समझने के लिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ वो देखिए ध्यान से. आई एम फर्स्टली सेइंग दैट कि राइट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट इज नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, or no, that is no ejection of electron from metals, no ejection of metals, no ejection of electrons from metals, electrons from metal, no ejection from metals takes place, takes place place takes place if radiation frequency, yeah, if frequency of radiation, if of a radiation frequency of a radiation is less than is less than a fixed frequency, less than a threshold कह दें, या less than a minimum frequency, less than a minimum frequency, less than a minimum frequency known as threshold frequency, threshold 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 frequency. So what we come to know about
कि नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, that is no photoelectric current, that is no ejection of electrons from metals take place if frequency of a radiation is less than a minimum frequency, that is threshold frequency for a given metal, for a given metal. इस बात में आपने क्या समझ लिया? आपने ये समझ लिया कि किसी मेटल के ऊपर, देखो यहाँ गिवन मेटल की बात की, तो कोई आपने एक मेटल लिया, उस मेटल के ऊपर आप रेडिएशन डालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले लो और उसको डाल दो उसके ऊपर, तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। लेट पहले तो इस अरेंजमेंट में हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि भाई ये जो हमारा कैथोड है, जिसको हम इमिटर प्लेट कहते हैं, इसको हमने निगेटिव निगेटिव प्लेट पे रखा है और निगेटिव टर्मिनल पे रखा है, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल पे रखे हैं। तो ऐसा करने के लिए मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से ये अभी साइड करता हूँ, और ये उठाया ऐसे, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारा है इसको हमने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। इफ आई डू इट लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट कर दिया। ऐसे कनेक्ट करने पे हुआ क्या, पहले आप ये समझ ली कि भाई आपने इस कैथोड को, आपको मालूम है ना कि यहाँ पे नेगेटिव प्लस ऐसे करके, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका। तो इसका मतलब कि आपने रियोस्टेट को यहाँ पे रखा है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नहीं नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नहीं नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आपने प्लेट ए को पॉजिटिव रखा और सी को आपने नेगेटिव रखा है, और फिर इसके ऊपर रेडिएशन डाल रहे हैं, और रेडिएशन डालने के बाद व्हाट डू यू फाइंड कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते होंगे, या जो भी है, दैट वी नो दैट कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। और क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया था कि हम लोगों ने पिछले एक्सपेरिमेंट में, पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा हॉलवेज के एक्सपेरिमेंट में, कि भाई एक मेटल के ऊपर हम नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया, उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाला, तो धीरे धीरे उसका चार्ज खत्म हो गया, फिर और रेडिएशन डालते गए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और वो इलेक्ट्रोस्कोप उसके साथ कनेक्ट करके हॉलवेज एक्सपेरिमेंट वाली बात मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई। तो अगर आप इस प्लेट के ऊपर रेडिएशन डालते हैं, और रेडिएशन डालने के बाद कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी ले लिया, न्यू वन न्यू टू वॉट एवर, और आप देख रहे हैं कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो रहा है, फिर आप रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिल रहा है। सो द रीडिंग ऑफ दिस कम्स आउट, यानी कि अगर आपने कोई एक हायर फ्रीक्वेंसी लिया और उस फ्रीक्वेंसी को घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए घटाते जाए, तो फिर एक लोअर फ्रीक्वेंसी आती है। अगर आप उस मेटल के लिए उससे कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं, तो चाहे आप उसकी इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना कर दें, भाई यहाँ से इसमें कोई करंट पास नहीं होता, और इसकी रीडिंग क्या आती है, जीरो आती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, that is no ejection of metals electrons from metals take place if frequency of a radiation is less than a minimum frequency, that is threshold frequency for a given metal. तो अलग अलग मेटल का ना, लाइक अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम उसको इतनी मिनिमम एनर्जी दोगे, तब वो वहां से बाहर निकल के आएगा। तो जरा हम ये तो बात समझ में आई कि वर्क फंक्शन हम, यानी कि जस्ट मिनट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ गिवन मेटल, यानी कि अगर हम इससे कम फ्रीक्वेंसी का हम लोग अगर इसमें डालते हैं रेडिएशन, तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता और उसमें करंट नहीं मिलता। दैट इज व्हाट वी कम टू नो अबाउट। फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि इससे रिलेटेड हॉलवेज का वो एक्सपेरिमेंट, हॉलवेज का उस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना चाहूंगा मैं, कि अगर मैं यहाँ पे एक मेटल प्लेट ले लेता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट दिस। एक मेटल प्लेट लिया, और इस मेटल प्लेट लिया और इस मेटल प्लेट के ऊपर आप रेडिएशन डाल रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट, लाइक आप यहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं, यहाँ पे रेडिएशन डाल रहे हैं, ये रेडिएशन इस मेटल के ऊपर डाल रहे हैं, और आपने यहाँ पे एक इस तरीके का कोई इलेक्ट्रोस्कोप रख दिया। इसके ये फॉक्स हैं और ये भी फॉक्स बिल्कुल जुड़े हुए हैं, दिस फॉक्स आर बिल्कुल इस तरीके से हैं, मतलब इसके फॉक्स सेपरेट नहीं है। तो आप रेडिएशन डालते हैं, लेट सपोज इंफ्रा रेडिएशन डाला आपने, इंफ्रा डाला, तो भाई ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, विजिबल डाला आपने, विजिबल डाला, भाई यहाँ पे कोई 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 फर्क नहीं पड़ा। ये न्यूट्रल मेटल था, ये क्या था, न्यूट्रल मेटल था, समझते जाइएगा, ये न्यूट्रल मेटल था। तो अगर आपने इंफ्रा डाला, कोई नहीं चेंज आया, इंफ्रा डाला, इंफ्रा डाला,
तो इलेक्ट्रोस्कोप में कोई सेपरेशन नहीं है, यानी कि नो चार्ज दिखा रहा है। ओके फाइन। अब आपने विजिबल रेडिएशन डाला आपने यहाँ पे, तो पता चला वहां पे भी कोई नो चार्ज हमें मिल रहा है। अगर ये चार्ज होता तो फिर ये क्या हो जाता है, इसके इलेक्ट्रोस्कोप्स के जो फॉक्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। बट यूवी रेडिएशन डाल रहा है, यूवी रेडिएशन डाल रहे हैं, सो यस इट गेट्स चार्ज, बट उसमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है इस मेटल के लिए, उससे अगर ज्यादा डाल रहे हो तो हो पा रहा है, या एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो डाल रहे हो तो इस पे हो रहा है। सो अल्ट्रा रेडिएशन में यस गेटिंग चार्ज, यस चार्ज, तो ये चार्ज हो रहा है। तो उस केस में द मिनिमम अल्ट्रा द मिनिमम फ्रीक्वेंसी द minimum frequency, the minimum frequency, the minimum frequency we are talking about, the minimum frequency for which electron ejection takes place. Electron ejection takes place. Ejection takes place. ठीक है जी? The minimum frequency for which the minimum frequency for which electron ejection takes place from the given metal, from the given metal, given metal is known as is known as threshold frequency. This is frequency, threshold frequency, and wavelength associated, and wavelength associated, जो उस frequency radiation का wavelength of radiation is threshold wavelength, is threshold wavelength। मतलब यहाँ पे बहुत साफ हो गया कि जो रेडिएशन इस पे पड़ रही थी, इंफ्रा डाला कोई चार्ज नहीं हुआ, विजिबल डाला नो चार्ज हुआ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाला यस चार्ज हुआ। तो उस केस में हो क्या रहा है यहाँ पे, जब आपने चार्ज डाला तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि भाई जैसे ही आपने यहाँ पे रखा, उस केस में यहाँ पे इसके फॉक्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए, समथिंग लाइक दिस। ये इधर चला गया और फिर एक इधर आ गया। इफ इट हैज हैपेंड लाइक दिस, इसका मतलब कि वो मेटल क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया होगा। सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि उस केस में ये हो रहा है। बट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच इट इज हैपनिंग, उससे ज्यादा के केस में भी वो हो रहा है। और सो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑलवेज किस एक्सपेरिमेंट में हमने ये बात की थी, और यहाँ पे भी बात हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या पैदा हुआ, क्या जन्म लिया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक टर्म आया, और इसी को हम थ्रेशोल्ड, इससे रिलेटेड जो इससे जो रिलेटेड वेवलेंथ होगा उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। सो दिस इज योर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। और अगर इससे रिलेटेड बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ, वेवलेंथ, यू नो लाइक लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू मिनिमम। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो ये फॉर अ गिवन मेटल, फॉर अ गिवन मेटल, मेटल चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी फॉर अ गिवन मेटल। सो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए। ओके, सो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अब जो बात आपसे कही जा रही, मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं, उस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो मिनिमम है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और उससे रिलेटेड वेवलेंथ को हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहेंगे। इतनी बात तो हम समझ गए। नाउ नाउ आई शुड से दैट कि क्या ये ऐसा है कि सारे मेटल्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ही चलेगा, राइट? इज इट लाइक दिस कि अगर एवरी मेटल रिक्वायर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ओनली? आंसर इज नो। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर अगर हम विजिबल रेडिएशन भी डालते हैं तो वहां पे भी हमें फोटो इलेक्ट्रिक, यानी कि उन मेटल्स को अगर यहाँ पे सीजियम रखते हैं या सोडियम जैसे कुछ मेटल की बात करके रखें, तो उन मेटल्स के ऊपर अगर हम विजिबल रेडिएशन भी डालते हैं तब भी उनसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। अब बच्चों यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि हम लोग इस लेक्चर के लास्ट में, आई मीन आज के इस क्लास में लास्ट में जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ओके, फोटोन के पास रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन के फोटोन होते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है। इसका मतलब कि इन मेटल्स की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती होगी। यहाँ पे जो बात हो रही है मेटल्स की क्या होगी, लॉजिक क्या निकलता है इस पूरे डिस्कशन में, इस पूरे डिस्कशन में लॉजिक ये निकलता है कि भाई मेटल
के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने अंदर से उनको बाहर निकलने देने के लिए उनको एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर ये रेडिएशंस वो एनर्जी उनको दे पाते हैं तब तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है, वरना नहीं निकलता है. सो द दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, दिस एक्सपेरिमेंटल यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाला जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, उससे ये पता चलता है कि हर मेटल का एक अपना वर्क फंक्शन होता है. यानी कि एक मेटल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है, एंड दैट मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी of the metal is known as work function. So here I would like to say that what is work function? So the minimum minimum requirement minimum requirement requirement minimum requirement of energy minimum requirement of energy for and for for a free electron, for a free electron, the minimum requirement of energy for a free electron within metal, within metal to be ejected out, the minimum requirement of energy for a free electron within metal to be ejected out of metal, to be ejected out from metal is known as वर्क फंक्शन. इसको हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं. दिस इज आवर वर्क फंक्शन. सो एक मेटल, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, requirement the minimum requirement of energy for a free electron within a metal to be ejected out from the metal is known as work function. So here I just want to say that कि अगर आप कोई मेटल लेके रखते हो और उस मेटल के अंदर देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल शीट लिया, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स फाइन. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये थोड़ी है कि मेटल के सरफेस से बाहर निकल के जा रहा है. क्यों मेटल के सरफेस से ये बाहर नहीं निकल रहा है? क्योंकि भाई इसके अंदर के जो पॉजिटिव आयंस हैं, इसके अंदर के पॉजिटिव आयंस हैं, इन इलेक्ट्रॉन को फ्री तो छोड़ रखा है, बट अगर ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देता है. तो वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ही रखता है और इससे बाउंड्री से बाहर जाने नहीं देता. लेकिन जब हम रेडिएशन डालते होंगे, एनर्जी डालते होंगे, जब एक्स्ट्रा जिसको चाहिए होगा कि ये पॉजिटिव आयन के बाउंडेशन से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए एक मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती होगी, और उसी को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं. इज दैट ओके नाउ? राइट. अब यहाँ पे ये वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा बच्चों कि अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग होता है. सबसे ज्यादा हम लोग जो प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम का वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा, और सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होता है. सो हियर आई आई सेड यू दैट कि अगले पेज पे मैं इस बात को डिस्कस करना चाहूंगा कि देयर आर सर्टेन मेटल्स लाइक फॉर मेटल्स लाइक फॉर मेटल्स लाइक I should use this ink for metals like uh, I should say for metals जिसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, फॉर अल्कली मेटल्स, राइट. फॉर अल्कली मेटल्स की अगर हम बात करें, लाइक जैसे सोडियम की बात कर लिया हमने, ठीक है, पोटासियम की बात कर लिया, सीजियम की बात कर लिया, इनकी अगर हम बात करें, फ्रांसियम की बात कर ली, समथिंग लाइक दैट. सो फॉर अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, ठीक है ना, आई मीन पोटासियम के लिख लेते हैं, या सो दिस इज सोडियम, पोटासियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. इनकी बात करें, सो विजिबल रेडिएशन से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं, विजिबल रेडिएशन से. एंड जो दूसरे मेटल्स हैं लाइक सिल्वर सिल्वर, प्लैटिनम, आई मीन दीज आर, आई मीन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन उनको चाहिए होता है, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन अपना इमिट करते हैं यहाँ पे. सो वर्क फंक्शन हमें समझ में आ गया, और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा सीजियम के लिए सबसे लोएस्ट वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन लोएस्ट वर्क फंक्शन है सीजियम के लिए, और प्लैटिनम के लिए दैट वैल्यू इज वेरी हाई, राइट, वेरी हाई वर्क फंक्शन, वेरी हाई वर्क फंक्शन. और के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें, प्लैटिनम की बात करें, तो ये वैल्यूज हमारे पास 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब होती है. So, I mean,
दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट वर्क फंक्शन के बारे में बात की। तो मोरलेस आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वर्क फंक्शन। नाउ वी शुड टॉक अबाउट नाउ वी शुड टॉक अबाउट अदर ऑब्जर्वेशंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो हम लोगों ने जो डिस्कस करना था वो वर्क फंक्शन से रिलेटेड था, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव डिस्कस। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब इसमें रेडिएशन डाला जाता है, लेट सपोज आपने कोई मेटल चूज कर लिया और उसका जो वर्क फंक्शन है या उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डालते हो या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा डालते हो, तो जैसे ही वो रेडिएशन इसमें पड़ती है ठीक उसी टाइम पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो दूसरा ऑब्जर्वेशन हमने देखा था, देर इज नो टाइम लैग देर इज नो टाइम लैग बिटवीन between incidence of radiation. There is no time lag between incidence of radiation and uh, and setting of setting of photoelectric current in circuit photoelectric current in circuit. Okay, there is no time lag between incidence of radiation and setting of photoelectric current in circuit, provided what frequency of radiation is frequency frequency of frequency of radiation is frequency of radiation is frequency of radiation is more than frequency of radiation that is new is greater than new minimum न्यू मिनिमम के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला। ये कोई टाइम लैग नहीं है, यानी कि जैसे ही पढ़ा वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसमें डेवलप हो जा रहा है। तीसरी बात हम लोगों ने ये देखी कि अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, दिस इज व्हाट वी हैव टू नोट, लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हो और उसकी इंटेंसिटी चाहे आप जितनी भी बढ़ा दो तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलता। सो if intensity of radiation if intensity of radiation radiation is uh, if intensity of a radiation if हटाते intensity of a radiation has no effect has no effect in terms of photoelectric current in terms of photoelectric current in terms of photoelectric current if nu of radiation matlab frequency of radiation, if nu of radiation is less than nu minimum, intensity of radiation has no effect in terms of photoelectric current. आप कुछ कम करो ज्यादा करो वट एवर यू डू, आई मीन इस बाई कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को नहीं मिलता है। सो ये 3 पॉइंट बहुत साफ साफ क्लियर हो जाना चाहिए हमारे को। फिर चौथा हमारे लिए जो ऑब्जर्वेशन था, ये तो बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या किया, चौथा पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इंटेंसिटी इफ न्यू ऑफ रेडिएशन इफ न्यू ऑफ रेडिएशन इफ न्यू ऑफ रेडिएशन इज ग्रेटर इक्वल टू न्यू नॉट, इसको हम लोग न्यू मिनिमम कहेंगे, या इसी को हम लोग न्यू टीएच भी कुछ लोग लिख देते हैं, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। इफ न्यू ऑफ रेडिएशन दिस देन 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 intensity has has effect on photoelectric current. Intensity has effect on photoelectric current. तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, समझना है आपको इस बात को, कि अगर फ्रीक्वेंसी जो हम डाल रहे हैं जो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम डाल रहे हैं, तो क्या कह रहा हूं मैं, आई मीन जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो उस मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू मिनिमम है उससे अगर ज्यादा है, तो इंटेंसिटी हैज इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड वी फाइंड सच काइंड ऑफ ग्राफ। हमें अगर हम उसके स्टडी को करें, आई मीन इफ यू लुक फॉर कि हाउ दिस इज मेकिंग इम्पैक्ट, सो वी गेट अ ग्राफ। अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी ले करके और उसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। गेट अ ग्राफ लाइक दिस। व्हाट डज इट मीन? मतलब अगर इस पे इंटेंसिटी ले ली है
इस पे हमने इंटेंसिटी ले लिया और इस पे हम करंट ले लेते हैं। तो अगर हमने इस पे इंटेंसिटी ली, इस पे अगर हमने इंटेंसिटी ले लिया, एल, एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको करंट ले लिया, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। सो फॉर जीरो इंटेंसिटी बाय जीरो करंट है, जीरो, व्हाट इंटेंसिटी मींस, इंटेंसिटी हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले पिछले चैप्टर में काफी अच्छे से पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। इंटेंसिटी इज एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो अगर आपने जो रेडिएशन डाला है उसकी इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकलने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर करंट होने का कोई मतलब ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से दैट कि एल अगर बढ़ता है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। शर्त क्या है कि न्यू मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू न्यू नॉट। तो ये हमें एक तरीके, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे हमें मिलता है। अब अगला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों को मिल रहा है वो क्या है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, ज्यादा इंटेंसिटी डालने पे हमें ज्यादा करंट मिल रहा है। सो इस बात का क्या मतलब है और इस बात का क्या मतलब है, इन सारी बातों को पहले हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, एंड देन वी विल एनालाइज कि आखिर हो क्या रहा होगा। So we are firstly discussing these experimental observations. So okay जी fine, this न पांच, अब अगला पॉइंट की बात करें। So we are going to talk about कि पोटेंशियल को अगर हम, किसके पोटेंशियल को, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि अगर मैं अभी इसको किससे कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल से, और ये इसको किसको किया, पॉजिटिव टर्मिनल से। अब अगर मैं ये वाला जो पॉइंटर है, इस पॉइंटर को मैं ऐसे 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 धीरे धीरे बढ़ाऊं, इसको उठा के यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो जब ये पोटेंशियल, यानी कि इसको मैं शिफ्ट करता था, पॉजिटिव की तरफ लेके जाता था, यानी कि ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में बढ़ता था। सो वी यूज टू सी दैट कि इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप हो रहा है, दैट करंट इज इंक्रीजिंग। यानी कि जब इस पोटेंशियल को, प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में हम इंक्रीज करते थे, तो ये करंट बढ़ता जाता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ तो ये बढ़ता ही जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे क्या होता था कि आप लेट सपोज, यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि हम लोग पोटेंशियल, व्हाट वी आर सेइंग दैट, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात करें, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की बात करें, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, change in potential, effect of change in potential difference between uh, between plates, between plates, effect of change in potential difference between plates, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पहले कुछ पैरामीटर फिक्स कर लीजिए। फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर इक्वल टू न्यू नॉट, पहला कंडीशन। एंड एंड फॉर गिवन इंटेंसिटी, फॉर गिवन इंटेंसिटी, यानी कि आपने एक रेडिएशन लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, न्यू नॉट से बड़ी है या न्यू नॉट के बराबर है, एंड फॉर अ गिवन इंटेंसिटी, मतलब इट हैज सम सर्टेन वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, राइट। इफ प्लेट्स ऑफ, इफ प्लेट, if acceptor plate, if acceptor plate potential, acceptor plate potential, potential is being made more positive, is being made more positive, we find more photoelectric current, we find more photoelectric current, photoelectric, फिर हमें उसमें ज्यादा करंट मिलता है। So for a new greater than nu naught and for given intensity, except if acceptor plate potential is being made more positive, ये more लिखा हुआ बेटा, more positive, we find more photoelectric current, but up to a up to a certain value, up to a certain value. उसके बाद अगर up to a certain value, if plate A potential is further increased, if plate A potential is further made positive, further increased, if plate A potential is further increased, no change in photoelectric current, no change in photoelectric current,
no change in, I mean no change in IP, that is photoelectric current. So no change in IP, फोटोइलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं मिलता। ठीक है जी। तो ये एक सिचुएशन हमें मिली थी यहाँ पे। और यहीं पे एक दूसरा फाइंडिंग भी है कि अगर मैं प्लेट ए का पोटेंशियल एंड ये पहला पॉइंट इसमें हो गया, ये दिस इज फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, एक मिनट, हियर विल से लाइक दिस, ये यहाँ से हटाता हूँ, ये हमने कंडीशन में रख लिया, दिस वी वांट दैट कि ये कंडीशन हमने ले लिया। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स फॉर अ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड फॉर गिवन इंटेंसिटी। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा इसके अंदर कि अगर एक्सेप्टर प्लेट का पोटेंशियल को हम पॉजिटिव किए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, तो हमें उसमें जो करंट मिल रहा है वो बढ़ता जा रहा है up to a certain value. If plate A potential is further increased, no change in IP. This is one. And दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या देखा हमने कि if एक्सेप्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है, if एक्सेप्टर प्लेट पोटेंशियल, प्लेट पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल is made negative, is made negative with respect to, with respect to, with respect to emitter plate potential, emitter plate potential, emitter plate potential। अगर हमने इसको कम कर, नेगेटिव इज मेड नेगेटिव with respect to emitter plate potential, then IP decreases, IP decreases, then IP decreases, and and for a certain, and for a certain, and for a certain value of, value of negative potential, negative potential, IP becomes zero, IP becomes zero. So acceptor plate potential is made negative with respect to emitter plate. If acceptor plate potential is made negative with respect to emitter plate potential, then IP decreases, and for certain value of negative potential, IP becomes zero. बिल्कुल खत्म। और उसके बाद तो आप और बढ़ाते रहो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट, तो ये ए और बी जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अगर हम इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इफ वी मेक अ ग्राफ ऑफ दिस टू इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे पास है, सो वी गेट सच काइंड ऑफ ग्राफ, हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। जरा देखिए कैसे वो ग्राफ आपके लिए बन रहा है। सो द ग्राफ इज लाइक दिस, इस पे हमने क्या लिया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया बच्चे, इस पे हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया, और इस पे हमने पोटेंशियल लिया है। और सी how we are writing this, like this is potential, or I mean this is, we are talking about current, photoelectric current की बात हो रही है, और यहाँ पे हम बात करें पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये जीरो हो गया। इधर हमारा पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव होगा, और यहाँ VAC कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। इसका मतलब प्लेट ए क्या हो गया, सी के रिस्पेक्ट में लोअर पोटेंशियल पे आ गया। अगर आप इस पे पोटेंशियल लेंगे, आपने पोटेंशियल को प्लॉट किया इस पे, सो इस सेक्शन में हमारे पास क्या है, इस पोर्शन में VAC, यहाँ पे इस सेक्शन में VAC क्या है भाई, VAC नेगेटिव है, और इस सेक्शन में हमारा VAC क्या है, VAC क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, VA माइनस VC कर रहे हैं, तो यहाँ पे V, एक प्लेट ए का पोटेंशियल क्या है, सी से बड़ा है, पॉजिटिव है, और यहाँ प्लेट ए का पोटेंशियल सी से कम है, दैट इज नेगेटिव है। वी गेट सच काइंड ऑफ ग्राफ। जरा इस ग्राफ को थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जब ए और सी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलता है, उस पे इतने के बराबर मिलता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और अगर मैं प्लेट ए का पोटेंशियल प्लेट सी से क्या करता जाऊं, बड़ा करता जाऊं, बड़ा करता जाऊं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बट यू सी आफ्टर दिस, यानी इसके बाद आप देखें, तो आप अगर इस प्लेट को बढ़ाते जा रहे हैं, इस प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं, तो करंट इसमें कुछ नहीं बढ़ रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि इसके बाद इसमें करंट बढ़ना बंद हो जा रहा है, करंट बढ़ना बंद हो जा रहा है। और दूसरी बात मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर आप प्लेट ए का पोटेंशियल प्लेट सी के रिस्पेक्ट में कम करते जाए, यानी कि VAC की वैल्यू नेगेटिव होती जाए, तो आपने सी का पोटेंशियल तो फिक्स रखा, और ए के पोटेंशियल को आप क्या करते जा रहे हैं, कम 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 करते जा रहे हैं। तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है, नेगेटिव में ही बढ़ता जा रहा है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखो जीरो पे इतना था, अब यहाँ पे आ गया तो थोड़ा और कम हो गया, इस जगह पे और कम हो गया, इस जगह पे और कम हो गया।
यानी कि इस पोटेंशियल पे जाए तो और कम हो गया, और यहाँ पे जाके ये 0 हो जाता है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो ये हमने ले रखा है यहाँ पे दो क्यों बनाया ग्राफ, ये देखो ये L1 इंटेंसिटी के लिए मान लिया। अब अगर हम एक दूसरी इंटेंसिटी इसके ऊपर लेते हैं, यानी कि इंटेंसिटी हम बढ़ा देते हैं, लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ लिखा कि फॉर अ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड फॉर अ गिवन इंटेंसिटी, तो हमने पहले L1 ले लिया और हम अब L2 लेकर के देखते हैं। तो L2 लेकर के करते हैं और लेट सपोज L2 की वैल्यू L1 से क्या है, बड़ी है, तो अब इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी कि मोर नंबर ऑफ एनर्जी, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉलिंग देयर। और उस एनर्जी के ज्यादा पड़ने की वजह से फिर हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि जीरो पे, यानी ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमें जीरो पे भी करंट क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। और फिर अगर हम इसको बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पे भी बढ़ता है, बट कुछ देर के बाद वो बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे भी एक सेचुरेशन करंट मिलता है, इसको सेचुरेशन करंट कहते हैं हमारे। दिस इज आवर सेचुरेशन करंट। तो ये जो करंट की वैल्यू हुई, दिस इज IS1 एंड दिस इज IS2, यानी कि ये L2 के लिए ये सैचुरेशन करंट मिला और L1 के लिए ये सैचुरेशन करंट मिला। और जब हमने उनके प्लेट्स का, यानी कि प्लेट सी का पोटेंशियल, प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव करते गए, तो दोनों केस में, यानी कि L1 इंटेंसिटी के लिए और L2 इंटेंसिटी, दोनों केस में बेटा जब करंट जीरो हुआ तो वो VAC की वैल्यू क्या थी, VAC की वैल्यू फिक्स थी। यानी कि VAC की वैल्यू आप देख रहे हैं L1 और L2 दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। सो ये हमें ग्राफ मिला। सो व्हाट वी नोटिस लाइक फॉर फॉर L1, फॉर L1 पहली बात ध्यान से नोट करना है कि फॉर L1 ग्रेटर देन, फॉर L2 ग्रेटर देन L1 जो हमने देखा है, हमने पहली बात ये कही है कि IS1 की जो वैल्यू मिली हमें, सेचुरेशन करंट L1 के लिए जो मिली, L1 के लिए जो मिली, वो वैल्यू छोटी है किससे, IS2 L2, L2 इंटेंसिटी पे जो सेचुरेशन करंट मिला वो हमें ज्यादा मिल रहा है। दूसरी बात आप क्या देख रहे हैं कि I की वैल्यू, यानी कि करंट की वैल्यू, I की वैल्यू L1 पे, और जब जीरो है, कौन, VAC जीरो है, I at L1, I at L1 is smaller than I L2 for VAC जीरो। कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो उस केस में भी L1 के केस में जो करंट मिल रहा है और L2 के केस में जो करंट मिल रहा है, तो L2 वाला केस में करंट हमें ज्यादा है। और तीसरी बात हम लोग क्या देखी, I इज इक्वल टू जीरो, I इज इक्वल टू जीरो, I इज इक्वल टू जीरो for L2 and L1, L2 and I is equal to 0 for L2 and L1 at fixed VAC which is equal to negative values. Let's suppose कोई वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू V0, समथिंग लाइक दिस। तो अब क्या देखा कि करंट जीरो, एल, ध्यान से देख, समझने की जरूरत है कि जो करंट की वैल्यू जीरो हो रही है, आई एम सेइंग दैट I0 कब, फॉर L2 and L1 एट फिक्स्ड VAC इज इक्वल टू माइनस V0। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में एक फिक्स वैल्यू तक नीचे लेके आ रहे हैं, बट इसमें कंडीशन क्या है कि न्यू फिक्स्ड है, न्यू विच इज ग्रेटर देन न्यू मिनिमम और इक्वल टू दिस, बट जो भी न्यू है दैट न्यू इज फिक्स्ड, न्यू इज फिक्स्ड, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है हमने यहाँ पे। तो अगर आपने न्यू फिक्स रखा है, यानी कि ये सब कुछ आपने फिक्स न्यू पे पढ़ा है, न्यू को फिक्स करके और फिर इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं आप, तो आपने ये देखा कि जिस वैल्यू ऑफ करंट पे, जिस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ प्लेट सी, प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी जो है, जिस, मैं थोड़ा इसको ठीक से कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग दैट कि the potential of plate A, the negative potential of plate A with respect to plate C is fixed for L1 and L2 when the current becomes zero for the given fixed frequency. You got my point? मतलब ये है कि जो ये जिस वोल्टेज पे जाकर के ये करंट जीरो हो रहा है, वो भाई L1 और L2 पे डिपेंड नहीं करता। सो वी कैन से दैट दिस VAC, that is negative minus V0, जो ये है, this does not depend upon, this does not this does not depend upon what, this does not depend upon what, L1 and L2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट वी फाइंड। कोई और आप छोटा इंटेंसिटी लेके करो तब
हमें करंट यहाँ पे अगर एक कोई और वैल्यू लेंगे, छोटा इंटेंसिटी होगा, तो यहाँ पे हमें करंट थोड़ा कम मिलता है, सेचुरेशन करंट की वैल्यू कम मिलती है, बट ये वाला वैल्यू क्या हो जाता है, फिक्स रहता है। इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग इस वैल्यूज को, इस पोटेंशियल को कहेंगे क्या, ये VAC जो नेगेटिव है, इसको हम लोग इस नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट A विथ रिस्पेक्ट टू C को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट स्टॉपिंग पोटेंशियल? Why do we call it stopping potential और seizing potential और कट ऑफ पोटेंशियल? तो अब मैं आपको यहीं पे स्टॉप, ये ऑब्जर्वेशन थी हमारी, ये हमारा ऑब्जर्वेशन था। तो इस ऑब्जर्वेशन पे हम लोग को एक टर्म यहाँ पे समझ लेना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो जो इस जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसको हम कहते हैं, इसी को हम लोग कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। वी कॉल इट कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं। इसी को हम लोग सीजिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, सीजिंग पोटेंशियल भी कहते हैं। और बच्चे लोग इसी को हम लोग रिटार्डिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल। एंड एक और टर्म है रिटार्डिंग पोटेंशियल। व्हाट इज दिस? तो भाई द नेगेटिव पोटेंशियल, द नेगेटिव पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ प्लेट, negative potential of plate A with respect to plate C, with respect to plate C, with respect to plate C is known as stopping potential, is known as stopping potential for which photoelectric current, for which photoelectric current in circuit becomes zero. Photoelectric current in circuit becomes zero. भाई क्यों ऐसा कह दिया भाई? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सीज हो गया, स्टॉप हो गया, कट ऑफ हो गया, तो नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी, जो माइनस V0 निकल के आ रहा है, उस V0 को हम लोग, तो ये जो अगर V प्लेट ए और C, दैट इज VA माइनस VC, और इट इज नेगेटिव, राइट, और इस नेगेटिव और इसको VS लिख देते हैं, या माइनस V नॉट कर देते हैं, या माइनस V कट ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी, कट ऑफ या सीजिंग करते हैं। तो ये क्या है, यानी कि ये इस VC लिखने पे फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि कुछ लोग उसको प्लेट C का पोटेंशियल समझ लेंगे, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। सो द आइडिया इज दैट कि VA माइनस VC की जो वैल्यू है, ये जो रिजल्ट आया माइनस VS जो आया, इस माइनस VS और माइनस V0 को, यानी कि जो VS है, माइनस VS की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये मॉड डाल दिया, दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो मैं इस बात को थोड़ा सा और, स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ लिए, जस्ट अ मिनट। सो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। सपोज कर लो यहाँ पे जरा, इस यहाँ पे आते हैं, इस प्लेट पे आते हैं, कि अगर मैंने जो ये बात कह रहा हूँ, वो बात ये कह रहा हूँ मैं, कि अगर मैं इसको उठा करके और इसको उठा करके ये यहाँ से उठाया, और इसकी सेटिंग बदल दी, कुछ इस तरीके से यहाँ कर दिया, और इसको उठाया यहाँ से, ये वाला, एक मिनट के लिए ऐसे, और इसको पिक किया और इसको उठा के हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ठीक है, और नाउ आई एम सेइंग दैट इसको उठा के ऐसे, ये कम्यूटेटर जो है हमारा, इसको उठाया और इसको उठा के हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। सो इफ आई डू इट लाइक दिस, अब क्या हुआ, ये प्लेट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये प्लेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर मैं इस केस में, इस हालत में, भाई इस टर्मिनल को मैं इसको और इधर 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 लेते जाऊं, यानी कि इसके पोटेंशियल को मैं और नेगेटिव करते जाऊं, और नेगेटिव करते जाऊं, और नेगेटिव करते जाऊं, तो कहीं ना कहीं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में उस पोटेंशियल को, जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आया, इसके रिस्पेक्ट में जितना भी माइनस आएगा, लेट सपोज 10 वोल्ट का डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस निकाला आपने, भाई इट हैज अ सर्टेन वैल्यू, एंड इट हैज अ सर्टेन वैल्यू, उनके बीच का डिफरेंस निकाला आपने, तो जो डिफरेंस निकल के आया, उस डिफरेंस की बात करो, VCA की बात, VAC की बात करो। तो अगर ये VAC की वैल्यू जो निकल के आया, जिसको हम माइनस VS कर रहे हैं,
इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कह रहे हैं। इट्स नॉट दैट वीए की वैल्यू जो नेगेटिव हो गई, वीए माइनस वीसी की वैल्यू जो निकल के आएगा, जो मॉड निकल के आएगा, वीए माइनस वीसी को हमने माइनस वीएस कहा, माइनस वीएस का जो मॉड है इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और इस पे करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन आया, बात समझ में, कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिक पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सेचुरेशन करंट हमें बड़ा मिलता है, बट ये पोटेंशियल जो वीएसी हम बढ़ा रहे थे, इसको एक हद तक बढ़ाओ, उसके बाद बढ़ाने से भी उस पे सेचुरेशन करंट मिल जाता है, उसके बाद आप बढ़ाओ तो उसमें करंट नहीं बढ़ता। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। अब हम लोग दूसरे तरीके के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे आते हैं, देखते हैं कि हमें वो क्या सिखाता है। सो वी विल बी डूइंग व्हाट, अभी हमने पोटेंशियल का इफेक्ट पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये हमने पढ़ा यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया, फॉर अ न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट एंड फॉर गिवन इंटेंसिटी किया हमने, और बाद में उसको वेरिएबल इंटेंसिटी पे किया। तो अब यहाँ पे गिवन इंटेंसिटी हमने रखा, लाइक यहाँ पे लिख दिया L1 एंड L2, हमने दो पे स्टडी किया, फॉर गिवन इंटेंसिटी L1 एंड L2 दो पे किया। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी पे देखें, मतलब इंटेंसिटी फिक्स कर दे और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, तो बहुत ही कमाल की सिचुएशन हमें मिलती है देखने को। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो आई टेक यू टू द नेक्स्ट पेज, एंड मैं यहाँ पे एक बात समझाना चाह रहा था कि भाई, लेट सपोज प्लेट ए का पोटेंशियल और प्लेट सी के पोटेंशियल की सेपरेट वैल्यू में लिख रहा हूँ। लेट सपोज वी इज इक्वल टू -10 है, और जो वी सी है वो +5 है। तो स्टॉपिक पोटेंशियल क्या होगा, लाइक इफ इफ दिस इज VA इज दिस एंड VC इज दिस 5 वोल्ट, और ये 510 वोल्ट है। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट इज VS? तो VS क्या होता है, VS इज व्हाट, आई एम सेइंग VA माइनस VC। सो विल बी राइटिंग -10 माइनस +5, so this will come out -15 वोल्ट, राइट। सो VS की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करो, BS -15 आ गया, और BS की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करो तो ये 15 वोल्ट आया। यानी कि प्लेट ए का प्लेट सी के रिस्पेक्ट में 15 वोल्ट डाउन होएगा तो करंट जीरो हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट, कोई इसमें कंफ्यूजन बचना नहीं चाहिए। अब जो दूसरी बात कर रहा था मैं, वो दूसरी बात ये है कि another observation is कि अगर हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट व्हेन फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड बट इंटेंसिटी इज मेड फिक्स्ड। You see what graph we are finding, this is new one and this is new two, हमने दो, और दोनों केस में new one is also greater to this new node and new two is also greater this, यानी कि ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर न्यू वन और न्यू टू की वैल्यू, राइट, और हमने यहाँ पे न्यू वन की वैल्यू से न्यू टू की वैल्यू को हमने बड़ा मान के चला है, दिस इज हाउ वी हैव मेड द ग्राफ। So if we take a frequency which is equal to threshold frequency or greater than threshold frequency, and then we take a graph like VCA का ग्राफ के साथ हम VCA का VCA का फोटो इलेक्ट्रिक करंट के साथ अगर ग्राफ बनाते हैं, so what we find that कि जीरो पे जैसे वहां पे हमें करंट मिलता था, इस केस में हमें जीरो पे करंट मिलता था, यहाँ भी हमें जीरो पे करंट मिल रहा है, वी आर फाइंडिंग दैट। ठीक है जी, क्योंकि भाई इट हैज अ फिक्स इंटेंसिटी, मान लीजिए इसके लिए और इसके लिए दोनों की इंटेंसिटी केस क्या रखा है, L और L, यानी कि सर द रेडिएशन से जो एनर्जी पड़ रही है मेटल प्लेट के ऊपर, दैट एनर्जी इज फिक्स्ड, द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज फिक्स, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फिक्स कर रखा हमने, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। और अब उस केस में एक में फ्रीक्वेंसी, मतलब एक हायर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है और एक थोड़ा लोअर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है। तो हमने देखा कि लोअर फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडिएशन जब पड़ रही है, तो उस केस में जब VCA की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे करंट हमें मिलता है, और न्यू टू के केस में भी जो करंट मिलता है, बट न्यू टू के केस में हमें करंट ज्यादा मिलता है। दिस इज व्हाट द पॉइंट है। और अब अगर VCA की वैल्यू बढ़ाए, तो जैसे हमने वहां पढ़ा था कि भाई अगर आप बढ़ाते जाओगे तो फाइनली एक सेचुरेशन करंट मिलता है, तो दोनों के केस में सेचुरेशन करंट मिला। आप जरा देखो इस वाले ग्राफ को कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट यहीं से क्या हो जा रही है, फिक्स हो जा रही है, और इसका ये ग्राफ बढ़ते 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 यहाँ पे जाके हो रहा है। सो दोनों का सेचुरेशन करंट अलग अलग जगह पे मिल रहा है, इसका सेचुरेशन करंट हमें यहाँ मिल गया, और इसका सेचुरेशन करंट जो न्यू वन वाला केस है, उसका सेचुरेशन करंट हमें कहाँ मिला, यहाँ मिला। यस, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो आइडिया इज दैट कि अगर हम लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डाल रहे हैं,
जो कि थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं बढ़ रहा है, बट सेचुरेशन करंट हमें थोड़ा ला और आगे हायर पोटेंशियल पे मिलता है, और हायर फ्रीक्वेंसी की इस केस में सेचुरेशन करंट वाली जो सिचुएशन है वो हमें पहले मिल जाती है। तो दोनों केस में सेचुरेशन करंट की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई, न्यू वन और न्यू टू के केस में इंटेंसिटी फिक्स करने पे। इज दैट ओके नाउ? वहां पे इंटेंसिटी हमने डिफरेंट किया, सेचुरेशन करंट किस में ज्यादा था, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी। यहाँ इंटेंसिटी फिक्स किया, देख रहे हैं सेचुरेशन करंट हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। पहली बड़ी बात आपको जो ध्यान रखना है। दूसरी बात कि फ्रीक्वेंसी जब हम चेंज करते हैं तो व्हाट वी फाइंड दैट कि ठीक है, जीरो पे हायर फ्रीक्वेंसी के केस में हमें ज्यादा करंट मिल रहा है जब वीसीए जीरो है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब हम उस प्लेट का यानी कि प्लेट सी का प्लेट ए के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल कम कर रहे थे, तो लो फ्रीक्वेंसी के केस में वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें पहले मिल जाता है, यानी कि कम वैल्यू पे हो जाती है, और हायर फ्रीक्वेंसी के केस में हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, लाइक दिस इज ओबियस, दिस इज ओबियस, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था, उसी के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किया गया कि जो आई एस है यानी कि जो सेचुरेशन करंट है, डिपेंड्स अपॉन एल, डिपेंड्स अपॉन एल, ये तो साफ दिख रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है भाई, सेचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन एल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी एस की बात करो, वी एस, वो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी बड़ा किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बड़ी हो जा रही है नेगेटिव में, और न्यूवन के केस में कम मिल रहा है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। और यानी कि वी एस डिपेंड्स अपॉन दिस। और सेचुरेशन करंट लाइक इसकी न्यू टू अगर ज्यादा है तो उसमें सेचुरेशन करंट हमें थोड़ा पहले मिल जाता है, और न्यून के केस में हमें उतनी ही वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट हमें थोड़ा हायर वोल्टेज पे मिलता है। ये ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थे। अब जब हम लोगों ने ये कंडीशन कर लिया, तो अब हमने क्या किया, थोड़ा हमने ये देखा ना कि फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने और बेहतर तरीके से, मतलब एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ले करके एक एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी फिक्स कर दी, और फिर क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ये था, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की। इज दैट ओके ना? सो आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज लाइक स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। स्टॉपिंग, अब तो हमने ये टर्म डेवलप कर लिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाने की कोशिश की, हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेकर के, टू सी हाउ दिस ग्राफ हैज कम। So what we are getting here, we are finding a very fabulous, I mean, information out of this. कि जब हम लोग, हमें ये पता था कि भाई अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नाउ आई वुड लाइक टू टेक यू ऑन दिस शीट या कि जब हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डाली और वो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर थी, न्यू की वैल्यू किसके बराबर थी, न्यू नॉट के बराबर, ठीक है, न्यू नॉट के बराबर है, तो भाई ठीक है, इसमें करंट हमें मिल रहा है। और जैसे ही यानी ए और मतलब एक बिल्कुल मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, अगर मैं उसी टाइम पे प्लेट ए का पोटेंशियल सी से जरा भी नेगेटिव रखने की कोशिश करता हूँ, अभी बस न्यू नॉट डाला हमने, तो भाई उस टाइम पे वो उसी टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, सीज कर जाता है। लिसन इट वेरी केयरफुली, when the frequency which you place here, that frequency is new, which is threshold के बराबर है, तो आपको प्लेट ए को सी से कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं करने की जरूरत है, बस सिर्फ नेगेटिव कर दीजिए, पोलैरिटी चेंज कर दीजिए। उस केस में भैया आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। सिर्फ पोलैरिटी चेंज करना, जैसे कि यहाँ पे कर रखा है, ए को हमने नेगेटिव बना दिया और सी को पॉजिटिव कर दिया। लेकिन अगर हम उससे हायर फ्रीक्वेंसी डालते हैं, और हायर फ्रीक्वेंसी और हायर फ्रीक्वेंसी, तो हम ये देख रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर हम उनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है कुछ इस तरीके से, वी गेट दिस काइंड ऑफ ग्राफ। सो न्यू नॉट पे ये देख रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी का मॉड लिया गया है, यानी कि हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लॉट करें। इसके पहले क्या है, अरे भाई इसके पहले तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं। और ठीक इस पे तो जो पोलैरिटी चेंज कर दो और बस, और जीरो रखो, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, यानी कि इस पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन था।
इतने सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने खड़े थे। आई होप यू गॉट माय पॉइंट हियर। हम लोग आज के लेक्चर में इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट देख रहे थे, पोटेंशियल वेरिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक भी देखा, स्टॉपिक पोटेंशियल एंड मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली बात क्या है, ये सुनना है। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो मैंने बताया ही है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमने बात की। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाली क्या बात है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं। एंड फिर हम लोग इसके बाद तो हम वहीं पे पहुंचेंगे उसी एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने के लिए। हर जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन किए हैं, सबका एक्सप्लेनेशन हमें ढूंढना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर सेइंग कि जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात कर रहे थे कि भाई जब प्लेट ए को प्लेट सी से लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, तो इस पे रेडिएशन डलता होगा और इलेक्ट्रॉन तो निकल रहा था। तो जब हम प्लेट ए को नेगेटिव करते थे तो क्या वजह था कि इसमें करंट जीरो हो जाता था। तो एनीबॉडी कैन थिंक कि यानी कि ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते होंगे, वो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा, इससे जो बाहर निकलता होगा इलेक्ट्रॉन, उसके पास कुछ एनर्जी होती होगी। और वो एनर्जी चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, पोलैरिटी उल्टा कर दिया हुआ, तो ये उसको रिपेल कर देता होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा, वो स्टॉपिक पोटेंशियल की जब सिचुएशन आती होगी, जब प्लेट ए का पोटेंशियल सी के रिस्पेक्ट में इतना नेगेटिव हो जाता होगा कि इसमें कोई भी करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आ रहा है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा, वो भी क्या हो जाता होगा, स्टॉप हो जाता होगा। ये सोच है। सो विल डिस्कस अबाउट दिस। तो अभी हम लोगों ने ये सारे बेसिक चीजें तो हमने पढ़ ली कि भाई हम वी हैव डिस्कस दिस राइट। नाउ वी हैव टू, ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास, उसको हम लोग जरा वेव थ्योरी पे लोगों ने जो इसको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, वी आर गोइंग फॉर दैट, वी आर गोइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर इसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी पे, यानी कि सारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का वेव थ्योरी से एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश किया, तो देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेन हो पाया और क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाया। Yes, so we are talking about explanation of these observations considering radiation as a wave. तो यू सी, सबसे पहले हम लोग इस बात का ऑब्जर्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल। तो सबसे पहले तो अ, इस थ्योरी के हिसाब से भाई रेडिएशन एज अ वेव है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है। सो हाउ, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो इन इसमें क्या बात बताएगी, जरा आप ध्यान से देखिए। यू सी, इट इज बीइंग सेड दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज हैविंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सो इट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ट्रेवल करता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आई मीन कहीं पे लाइट वेव अगर रेडिएशन ऐसे पड़ रहा है, आई मीन एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, यानी कि रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर ट्रेवल कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब अगर मेटल पे इंसिडेंट करेगा, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। सो इंसिडेंस ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन मीन्स व्हाट, जहाँ पे इलेक्ट्रो रेडिएशन मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इंसिडेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का इंसिडेंस होगा। राइट, ओके। हमें ये भी मालूम है कि रेडिएशन की जो एनर्जी होती है, जैसे कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दैट इज हाफली इन इलेक्ट्रिक फील्ड और हाफली इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होगा, ऑसिलेट करता होगा, उसकी एक पीक वैल्यू होती होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जब रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट करता होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ खास इंटेंसिटी होगी, कुछ एनर्जी होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या आ जाता होगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता होगा। सो इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंसिडेंस है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में वहां पे एनर्जी का इंसिडेंस है। किसका इंसिडेंस है, एनर्जी इंसिडेंस है। और जब ये एनर्जी इंसिडेंस होता है, तो भाई हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स दिस एनर्जी एंड राइट, एंड देन कम आउट एंड देन ejected out. सो हियर द पॉइंट इज कि जब इलेक्ट्रो अब रेडिएशन अगर इंसिडेंट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंसिडेंस है, वहां एनर्जी का इंसिडेंस है। और जो वहां एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है।
हायर द इंटेंसिटी, हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होएगा, एंड दिस एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, एंड इस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एजेक्ट आउट हो रहा है. सो आई शुड से दैट कि एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, राइट, सेटिस्फैक्टरी, यानी कि ये एक्सप्लेंड हो गया. सो कंक्लूजन क्या हुआ कि ये एक्सप्लेंड हो गया, दिस इज एक्सप्लेंड. सो वी से दैट कि ये भाई चलो एक्सप्लेंड हो गया. तो जब ये एक्सप्लेंड हुआ, ये तो एक्सप्लेंड हो गया. अब जैसे ही आगे बढ़ा कि भैया ठीक है, एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपने एक्सप्लेन कर दिया. सो व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट, यानी कि या व्हाट अबाउट, आई शुड से, व्हाट अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट अबाउट न्यू मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम. ठीक है जी, व्हाट अबाउट न्यू मिनिमम एंड लेमडा मैक्सिमम. तो जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश किया, तो भाई ये जो आर्गुमेंट इलेक्ट्रॉन एजेक्शन के लिए इन्होंने दिया था, ये आर्गुमेंट इलेक्ट्रॉन एजेक्शन को तो एक्सप्लेन कर रहा है, बट इसके अगेंस्ट चला जा रहा है. वो कैसे? भाई अगर आप रेडिएशन डाल रहे हैं, इफ यू से रेडिएशन डाल रहे हैं, रेडिएशन की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता होगा, फिर यहाँ से बाहर निकल जाता होगा. तो हम क्या करें कि इंटेंसिटी बड़ा कर दें और फ्रीक्वेंसी चाहे छोटी रखते. भाई हमने पढ़ा है ना कि भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है. दैट वी हैव डन इट. सो लेट्स सपोज कि अगर फ्रीक्वेंसी छोटी रख देते हैं और इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देते हैं, तब भी एनर्जी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाना चाहिए. सो एक्सटेंडिंग द आर्गुमेंट ऑफ दिस एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो उनके हिसाब से अगर हम इसको एक्सचेंज करें कि फ्रीक्वेंसी चाहे जो भी हो, हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो निकलना चाहिए. भाई आप तो कह रहे हैं कि ये एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट करेगी और इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा. भाई लो फ्रीक्वेंसी के बजाय, आई मीन हाई फ्रीक्वेंसी के बजाय अगर लो फ्रीक्वेंसी का रखता हूँ, और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को भी बढ़ाएंगे ना, तो हम इंटेंसिटी और बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाना चाहिए. तो इसका मतलब कि ये न्यू मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम वाला कंडीशन यहाँ पे होना नहीं चाहिए. बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल अलग है. सो दिस कुड नॉट एक्सप्लेन, यानी कि दिस वाज नॉट एक्सप्लेन. यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया. तो जब ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. एक मिनट बच्चा, यस, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हम लोग. सो वी कुड नॉट एक्सप्लेन दिस, सो नॉट एक्सप्लेन. और जब ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया, आई मीन वाज नॉट एक्सप्लेन, ये फिर एक्सप्लेन नहीं हो पाया. तो अब एक और सिचुएशन देखो, इसी आर्गुमेंट को एक्सटेंड किया गया. तो यहाँ पे समझाया हमने कि क्या, यहाँ पे जो बात कही वो आपने सुन लिया. मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी इज लेस, low frequency, low frequency low frequency and very high intensity, and very high intensity हमने बोला, राइट. उस केस में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो आई मीन मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाना चाहिए. मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा हो जाना चाहिए. मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट should be fulfilled, requirement should be fulfilled, and so ejection should be fulfilled and so fulfilled and so ejection should take place. So ejection should take place. समझ गए आप मेरी बात? बट इट इज नॉट, मैंने कि फिर तो इसके हिसाब से न्यू मिनिमम और लेमडा मैक्सिमम का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, बट ये हो रहा है, तो ये वाज नॉट एक्सप्लेन. फिर एक और समस्या हो गई कि जब हम ये लेने लगे, तो फिर इसके हिसाब से तो भाई अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी और हाई रेडिएशन, हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन डालूं, धीरे 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 कुछ देर बाद, चलो भाई अगर मान लिया कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिली, तो थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद जो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलना चाहिए, और फिर उससे बाहर निकल जाना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, यानी कि इस थ्योरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, टू दिस थ्योरी, राइट, theory, instantaneous, I mean there should be time lag, there should be be time lag between, time lag between ejection, ejection of electrons ejection of electrons and
बल्कि यहाँ पे पहले चलो इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन। तो ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा सेटबैक था कि भाई एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एक्सप्लेन हो पाया, राइट, बट व्हाट अबाउट दिस न्यू मिनिमम और लैम्डा मैक्सिमम, ये आपने सुन लिया, ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर शुड बी टाइम लैग, क्योंकि भाई आप कह रहे हैं कि रेडिएशन पड़ रही है, इंटेंसिटी है, तो धीरे 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 और एनर्जी आ जाएगी, और एनर्जी आ जाएगी। आपको मालूम है ना, हम लोगों ने वहां पे रिजल्ट पढ़ा था कि इंटेंसिटी किस बात पे डिपेंड करती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू वी, याद होगा आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इनटू वी, ये फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यस, और वी वेलोसिटी है इसकी, तो भाई कुछ देर तक अगर आपने कुछ टाइम तक रख दिया तो ज्यादा एनर्जी इंटेंस हो जाएगी, हमें ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए, तो ये तो टाइम डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, बट ये होता होता नहीं है। इस तरीके से लाइट को एज अ वेव मान करके जब हमने इन घटनाओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो वो फेल हो गया, इट वॉज नॉट वेल एक्सप्लेन। अब इन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन कहाँ से आया? तो यू सी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था वो प्लैंक्स हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। एंड व्हाट वाज प्लैंक्स हाइपोथेसिस? दिस हाइपोथेसिस वाज समवेयर इन 1901 की बात है, एंड ही सजेस्टेड एज पर प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, राइट, radiation is is radiation is made of energetic particle. Radiation is a beam of beam of energetic particles, energetic energetic particles. According to Planck, radiation is beam of energetic particles, and these particles are known as photon, known as photon. ये इनका प्लैंक साहब का हाइपोथेसिस था। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, रेडिएशन इज बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर नोन एज फोटोन। ये इनका कहना था। और ये जो फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, इस फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करनी चाहिए, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ आई मीन अकॉर्डिंग टू प्लैंक, रेडिएशन इज बीम ऑफ एनर्जेटिक particles and these particles are known as photon, and energy of photon जो इन्होंने suggest किया, photon that should be like frequency of radiation के directly proportional होना चाहिए, frequency of radiation पे डिपेंड करना चाहिए। ये प्लैंक के हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड था। एक व्हाट वी से दैट कि कहीं पे आपने सुना होगा कि भाई कुछ ज्यादा ही इधर उधर हो रहा है मेरी बात, सो आई एम pausing 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 and pausing, and then I'm saying okay. यस, सो आइंस्टीन ने इस प्लैंक हाइपोथेसिस को, ये इसका तो कोई, ये एक आइडिया था प्लैंक साहब का, एंड प्लैंक यूज्ड टू बी अ टीचर ऑफ दिस आइंस्टीन व्हेन ही वाज इन स्कूल। तो प्लैंक साहब की इस आइडिया को आइंस्टीन ने क्या किया, कैरी कैरी कर लिया, और फिर इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट को रख करके उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट प्रपोज किया, और जब प्रपोज किया तो उसके बाद वो पूरी तरीके से वो थ्योरेटिकल मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया, उस थ्योरेटिकल मॉडल से पूरा का पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कुछ भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे वो सब के सब अच्छे से एक्सप्लेन हो गए। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन नाउ वी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, राइट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन पहली बात कि रेडिएशन इज, इन्होंने ये बताया कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन इज इज बंडल ऑफ, या रेडिएशन हैज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। रेडिएशन इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, बीम ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स, एनर्जेटिक एनर्जेटिक पार्टिकल्स, राइट, एनर्जेटिक पार्टिकल्स। रेडिएशन इज beam of energetic particles. Number two, we suppose that these particles are known as photon, right, photon. Number three, photon energy of these photons, right, these these photons
energy of these photons, this E is equal to, he suggested E proportional to nu, and then he said that E is equal to h nu, where h is Planck's constant. तो सी प्लैंक्स का आइडिया था, तो इन्होंने प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से रख दिया। अब ये ना निकल के नहीं आया था, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, इस थ्योरी को हम लेके आगे बढ़े, और जब सारी घटनाएं एक्सप्लेन हो गई तो उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू खुद ब खुद हमारे पास निकल के चली आई, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। सो एनर्जी ऑफ दिस फोटोन्स ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ दिस फोटोन्स, आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच फोटोन की बात कर रहे हैं, ईच फोटोन, that is proportional to the frequency of radiation, and this E is equal to h nu, where h is Planck's constant. इन्होंने बोला कि आप इसको ऐसे मानो, और फिर अगला स्टेप इन्होंने ये बताया, चौथा पॉइंट देखो कि when radiation fall, when radiation when radiation fall on metal surface, fall on metal surface, right, right, these photons, these photons incident, these photons incident, these photons incident on surface, and this photon this photon transfer this photon transfer their energy, their energy, these photons transfer their energy to electrons of metal, electrons of metal। अब यहाँ पे एक बात आपको बतानी जरूरी है, वो जरा देखो क्या है कि इनके हिसाब से, कि भाई देखो ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर रेडिएशन फॉल किया, इस साइड के इसके ऊपर रेडिएशन फॉल कराते हैं, लुक एट दिस, ये रेडिएशन फॉल करा है, और इन रेडिएशन के पास क्या है, फोटोन है, और यहाँ पे इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, इस जगह पे, और हर जगह इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से। तो इसे दैट कि जिस सरफेस के ऊपर मेटल पड़ रहा है भाई, जिस सरफेस के ऊपर रेडिएशन पड़ रहा है मेटल के, जिस सरफेस पे भाई रेडिएशन यहाँ पड़ रहा है, यहाँ तो नहीं पड़ रहा है, यहाँ तो नहीं पड़ रहा है, इस पे तो नहीं पड़ रहा है, यहाँ अपर सरफेस पे पड़ रहा है। तो अपर सरफेस के ठीक नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से इस फोटोन की एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर निकलने के लिए, मतलब ये वाले, यानी कि यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो इसको नहीं पकड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो बहुत सारे पॉजिटिव आयन के प्रेशर में है उसको खींचने के लिए, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहा है, तो जब फोटोन की एनर्जी उसको मिलती है तो इलेक्ट्रॉन उसको वो लेता है, और लेने के बाद अगर वो एनर्जी यहाँ से इसको बाहर निकलने के लिए जितनी चाहिए उतने के बराबर है, तब तो वो बाहर निकल पा रहा है, और अगर नहीं, वो उतने के बराबर नहीं है, तो फिर उस एनर्जी को लेके क्या आ रहा है, फिर रैंडमली घूम रहा है। दिस इज व्हाट ही सेड, दैट कि व्हेन रेडिएशन फॉल ऑन मेटल सरफेस, these photons incident on surface, and these photons transfer their energy to electrons of metal, right? If this energy, if this energy if this energy is sufficient, अगर ये एनर्जी, if this energy is sufficient enough for electron to be ejected out, enough for electron electron to be ejected out, electron, if this energy is sufficient enough for electron to be ejected out, ठीक है, ejected out, then ejection takes place, then ejection takes place, takes place, right, takes place। पहली बात ये कि अब जरा देखो कि जब इन्होंने ये बता दिया कि जो फोटोन की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, हर फोटोन की एनर्जी की बात हो रही, तो भाई इंटेंसिटी तो जो रेडिएशन की है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, तो ये सेड दैट, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये बात बता दिया कि इफ दिस एनर्जी इज सफिशिएंट एनफ टू फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एजेक्टेड आउट, देन एजेक्शन टेक्स प्लेस, राइट। अगला पॉइंट जरा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पे उस जो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सरफेस के नीचे था, उसने एनर्जी ली और वो यहाँ से बाहर निकल गया, तो उसके ठीक नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, उसको जब एनर्जी मिली होगी तो वो उसको यहाँ से थोड़ा बाहर होने में, और दूसरे भी पॉजिटिव आयंस होंगे जो उसको पकड़ रहे होंगे, तो वो जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी क्या होगी, कम होगी, बाहर निकलने की एनर्जी कम होगी, बाहर निकलने के बाद एनर्जी होगी,
व्हाट आई मीन टू से दैट, अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि इफ दिस एनर्जी इज सफिशिएंट एनफ फॉर इलेक्ट्रॉन टू बी एजेक्टेड आउट देन एजेक्शन टेक्स प्लेस। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, if energy of photon is energy of photon, that is h nu, is more than work function, more than work function of metal, more than work function of metal, अगर मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, then electron will come out, electrons will come out with kinetic energy, with kinetic energy, kinetic energy से बाहर आ जाएगा। So you see that कि h nu तो अपने फोटोन की एनर्जी है, और मेटल को एक रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी चाहिए भाई, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको सबसे कम एनर्जी चाहिए, इसको थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो जो सबसे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट है मेटल की इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, उसी को हमने क्या कहा, वर्क फंक्शन। तो ये सेड ओके, इफ W इज अ वर्क फंक्शन, तो h nu माइनस W, देखो इसी W को तुम्हारे बुक में फाइव लिखा हुआ है, ठीक है जी। सो W और फाइव आपको मिलेगा, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिस h nu एंड माइनस W, वर्क फंक्शन को माइनस कर दोगे, तो ये जो एनर्जी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, इट शुड बी काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब अगर काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए भाई, ये फोटोन की एनर्जी है, और ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी है, दैट इज द वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी होता है, तो ये जो ई के होगा इसके साथ क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए वो कहाँ से आना चाहिए, फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन से आना चाहिए। जब ये बात सामने आई तो फिर उनसे ये पूछा गया कि भाई, आई मीन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि भाई ठीक है, इस तरीके से अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई रेडिएशन पड़ेगा, फोटोन्स पड़ेंगे, फोटोन्स की एनर्जी होगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके बाहर निकलेगा, तब तो भाई अगर सारे इलेक्ट्रॉन एक ही काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे, तो फिर करंट की जो ये जो सिचुएशन मिल रही थी, जरा देखते हैं इस बात पे, लेट्स, इस थ्योरी को हम पढ़ते भी जा रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी ढूंढते जा रहे हैं। तो वर्क फंक्शन वाली बात तो समझ में आ गई कि भाई मिनिमम एनर्जी जो है वो ये फिक्स है, और वो फोटोन की एनर्जी अगर उसके बराबर होगी और वो मिनिमम एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलेगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड सेटिंग ऑफ setting of photoelectric current, provided frequency of this is greater। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे फोटोन पड़ा, फोटोन की एनर्जी अगर सफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन को मिला, तो भाई चूंकि फोटोन का इंसिडेंस होना और अपने एनर्जी को ट्रांसफर होने में कोई खास टाइम नहीं लगता है, इसलिए उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हैज नो इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन मिनिमम। हायर द इंटेंसिटी, तो आप क्या होगा, इंटेंसिटी को बड़ा करोगे तो क्या होगा भाई, मोर नंबर ऑफ फोटोन फॉल करेंगे, और अगर फोटोन की अपनी एनर्जी ही बहुत कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन को देगा क्या, बहुत कम देगा, तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा। सो दैट इज व्हाई ही सेड दैट कि इंटेंसिटी का रोल इलेक्ट्रॉन को निकालने में नहीं है, राइट। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिससे कि फोटोन की एनर्जी तय होती है, और उस फोटोन की एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने के बराबर है या उससे ज्यादा है, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसलिए इंटेंसिटी वाली बात को इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। और अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने रेडिएशन, अब माइंड यू, अगर आपने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है, जो मिनिमम है, यानी कि जो फोटोन की एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, अगर उससे ज्यादा है, और अब वैसे फोटोन की संख्या आप ज्यादा बढ़ा दोगे, तो भाई ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से फिर क्या होगा, सर्किट में ज्यादा करंट मिलेगा। दिस इज व्हाट हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फैक्ट वाज। एंड देन इस पोटेंशियल वाले टर्म को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, हाउ दी ही एक्सप्लेन दिस पार्ट, पोटेंशियल वाले टर्म को। तो इसको इसको समझने के लिए हम विल गो टू दिस पार्ट। सो अब यहाँ पे अगर आप एक रेडिएशन डाल रहे हैं, और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सपोज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो फोटोन इज एलिजिबल टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन। नाउ हियर द पॉइंट इज कि अब अगर आप रेडिएशन यहाँ डाल रहे हैं, उसकी कुछ इंटेंसिटी है यहाँ पे, तो उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ठीक नीचे था, उस वो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकल के आएगा, बट उसके अंदरूनी वाले, उसके और अंदरूनी वाले, उन इलेक्ट्रॉन्स को तो बड़े सारे अपोजिशन को फेस करके बाहर निकलना है।
तो उसको बाहर से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी थोड़ी क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए होगी। तो उस केस में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उसमें एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का होगा, और बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और फिर कुछ तो निकलेंगे जिसके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी, और उससे कम वाले तो बाहर ही नहीं निकलेंगे। तो फिर जब हम प्लेट ए के पोटेंशियल को सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव करके और उसको बढ़ाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जिनकी कम है, जो इसकी ज्यादा है वो तो भाई खुद ब खुद दौड़ के पहुंच जा रहा है, लेकिन जिसका कम है वो उसको यहाँ पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने प्लेट ए के पोटेंशियल को और पॉजिटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव करते जा रहे हैं, तो भाई इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उससे काइनेटिक एनर्जी और एडिशनल उसको मिल जा रहा है, और फिर उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जा रहा है, और फिर उसके बाद सर्किट में करंट हो जा रहा है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नाउ सेचुरेशन करंट जो मिल रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है? सो ही सेड दैट ओके, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटोन डाल रहे हैं, रेडिएशन पड़ रहा है, फोटोन डल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी बाहर निकल रहे हैं, और आप इस प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैक्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला, मतलब जीरो काइनेटिक एनर्जी से भी निकला, अगर आपने इस प्लेट ए के पोटेंशियल को बढ़ाते 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 इतना कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, अगर वो भी इस पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट में, यानी कि एक्सेलरेट होकर के अगर वो यहाँ पहुंच जाए, तो भाई जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो सब के सब यहाँ पहुंचने लगे, तो अब इसमें करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर उससे ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाते हो तो उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं वो सब के सब यहाँ पहुंच रहे हैं, तो अब अगर आप फोटोन बढ़ा आई मीन पोटेंशियल बढ़ा भी देते हो, तो यहाँ से पोटेंशियल बढ़ने से इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ना भाई, पोटेंशियल बढ़ाने से तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर के आ रहे हैं। देयरफॉर ही सेड दैट कि अगर आप इस पोटेंशियल को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो एक टाइम आएगा इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, जो हायर एनर्जी वाले थे या जो लोअर एनर्जी वाले थे या जीरो काइनेटिक एनर्जी वाले थे, वो सब के सब यहाँ पहुंचने लगे। अब उसके बाद तो भाई इसमें इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना निकल रहा है और ना इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो पाएगा, तो भाई इसमें करंट क्या होगा, सेचुरेट कर जाएगा। अगर आप चाहते हो उससे ज्यादा निकालने के लिए, तो आपको रेडिएशन के इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन डालने पड़ेंगे, फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, फिर करंट ज्यादा होगा। दिस इज व्हाट ही एक्सप्लेन। सो if we look at this graph, so L1 और L2 अलग अलग इंटेंसिटी का लिए, तो यू सी जब VCA जीरो था तो हमें करंट मिल रहा था, भाई वो किसकी वजह से मिल रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे होते थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, या जो भी अपने काइनेटिक एनर्जी के दम पे प्लेट ए तक खुद पहुंच जा रहे हैं बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के, क्योंकि दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो जो इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंचेगा VCA जीरो होने पे, वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी सफिशियंट है, वो प्लेट ए को अप्रोच कर पा रही है और उसकी वजह से सर्किट में करंट है। और जब हम ये बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर काइनेटिक एनर्जी वाला है वो भी पहुंचते जा रहे हैं। अब इस केस में L1 के केस में हमें भाई इतने वोल्टेज पे सैचुरेशन करंट मिल गया, और L2 के केस में जहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे हमें फिर सैचुरेशन करंट थोड़ा ज्यादा मिलता है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में उन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट कि लुक, रेडिएशन के फोटोन्स इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो जीरो से लेकर के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में होगा। तो जब आप अगर प्लेट ए का पोटेंशियल लोअर कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, तो जो कम काइनेटिक एनर्जी वाला पहले रिपेल हो गया, थोड़ा और आपने लोअर किया तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला रिपेल हो गया, और कम किया तो और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला रिपेल हो गया, तो आप धीरे 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 प्लेट ए के पोटेंशियल को और नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव इतना नेगेटिव कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था वो भी रिपेल हो गया, वो प्लेट ए को नहीं पहुंच पाया, तो करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। सो ही एक्सप्लेन दिस ग्राफ ऑल्सो। और फिर हायर ये इस वाले ग्राफ की बात करें, स्टॉपिंग पोटेंशियल आई मीन फ्रीक्वेंसी वाली बात की, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी का है और जो हायर फ्रीक्वेंसी का, तो हायर फ्रीक्वेंसी के केस में, इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना भाई, इस वाले के रिस्पेक्ट में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इस केस में ज्यादा निकलेगी, और इस केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसको स्टॉप करने के लिए हमें कम लोअर पोटेंशियल चाहिए होगा, मतलब माइनस कम लगाना पड़ेगा, इस केस में हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन ऑल दैट। सो बच्चों, जब इन्होंने ये बताया कि इफ लाइक कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो एच न्यू माइनस डब्ल्यू है, और नाउ वी वुड लाइक टू से दैट कि ये चार पांच पॉइंट हो गया, तो सिक्स पॉइंट वी आर सेइंग दैट कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए, या
समथिंग लाइक दिस, ग्रेटर देन की बात करें, राइट, न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए. सो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड आउट, electrons ejected out with ejected out with kinetic energy, and kinetic energy जो होगा वो जीरो से के बराबर या जीरो से बड़ा, या जीरो से, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं, उसके बीच में होएगा भाई, मैक्सिमम एनर्जी के बराबर इसके बीच में. फॉर गिवन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड out with kinetic energy and kinetic energy जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर या उससे बीच के होगा. सो कौन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा? जो बिल्कुल यहाँ वाला है. और जो यहाँ वाले है या यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो निकल पाए तो भाई जितनी, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हो गई, जो बाकी बचा होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा. तो ही सेड दैट when radiation fall on metal surface, these photons incident on surface and these photons transfer their energy to electrons of the metal. And if this energy is sufficient enough for electron to be ejected out, तो निकल जाएगा. और अगर energy of photon is more than work function, तो भी electron will be ejected out with kinetic energy, और ये maximum kinetic energy होगा. और ये maximum kinetic energy होने का मतलब कि सारे इलेक्ट्रॉन maximum kinetic energy से नहीं निकलेंगे, जीरो से उसके बीच में होंगे. एंड जब ये बात इन्होंने सामने रख दी तो भाई इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशन थे सब के सब क्या हो गए? एक्सप्लेन हो गए. तो आइंस्टाइन की इस फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से, राइट, यहां से जब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि हर्ट्ज का ने जो डिस्कवर किया था, जिसपे हॉलवेच एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करके बड़े सारे ऑब्जर्वेशंस किए, उन सारे ऑब्जर्वेशंस को जब इस मेथड से एक्सप्लेनेशन मिला तो लोग के लिए एक बिल्कुल नया फैक्ट था कि भाई रेडिएशन को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया जाना चाहिए, अदरवाइज कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था. और फिर इस रेडिएशन को एज अ पार्टिकल मानने का रास्ता खुला, यानी कि अब यहाँ पे मैं जो ये लिखना चाह रहा हूँ कि नाउ फ्रॉम हियर, लाइक, सो नाउ रेडिएशन with successful explanation, with right, successful explanation, right, light light as a beam of beam of particle yeah, light as a beam of particle, or radiation radiation as a particle, right, was was being believed, was being accepted. ठीक है जी. तो ये with ये एक्सेप्ट होने लगा. कुछ दिनों बाद जब कॉम्पटन इफेक्ट आया, ठीक है ना, कॉम्पटन इफेक्ट जो आया जिसको हम लोग कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें, जो कि एक्सरे को डिफ्रैक्ट किया था, आई मीन एक्सरे वाज डिफ्रेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन, दिस वाज आल्सो एक्सप्लेन्ड. तो अब जो मेजर experiment, this was also explained by considering radiation as particle, by considering radiation radiation as a particle. This was also explained by considering radiation as particle. तो जब हमने इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया तो अब हमारे पास कोई रीजन नहीं था कि हम रेडिएशन को पार्टिकल ना माने. अब यहाँ पे बट माइंड यू, बट यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि रेडिएशन बट इंटरफेरेंस 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 डिफ्रैक्शन polarization dispersion, right, yeah, polarization. So interference, diffraction and polarization was not explained by particle theory, was not explained by considering radiation as a particle, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई रेडिएशन को हम लोग वेव भी मानेंगे और पार्टिकल भी मानेंगे. भाई यहाँ पे पार्टिकल से एक्सप्लेन हो रहा है और वहां पे वो वेव नेचर से
कंसिडर हो रहा है, इसका मतलब ये मानने के लिए हम लोग बाध्य हो गए, we were compelled that radiation has dual character. So, I mean, dual character. Sometimes radiation is to be treated as a wave. In some phenomenon, radiation is to be treated as a wave. In some phenomenon, we have to take radiation as a uh, mm, particle. And in some phenomenon, एक ही phenomenon के एक part में as a wave, and in another part we are taking it as a particle. I mean, this is how it is possible. इसका मतलब कि radiation has dual character, ये फिक्स हो गया, और रेडिएशन की ड्यूअलिटी बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे सामने आ गई। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा अभी यहाँ पे कि जो ये कंसिडर जो हमारे पास रिजल्ट आया ई के मैक्स इज एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये जब हमारे पास रिजल्ट बन के आ गए, तो अब हम लोगों के लिए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना जरूरी हो गया, और लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ करके और फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करते हैं, और फिर उससे हम लोग किस तरीके के हमारे को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। The photoelectric effect is possible only if frequency nu is greater than nu naught or lambda less than equal to lambda max or lambda naught for given metal। यानी कि किसी भी मेटल के लिए जो फिक्स है उसके हिसाब से भाई फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। There is no time lag between incidence of photon and ejection of electron. Maximum kinetic energy of ejected electron is not dependent upon intensity of a radiation. इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती, बट इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। photoelectric current is dependent on intensity of radiation. Larger the intensity, larger the photoelectric current, प्रोवाइडेड आपको मालूम है कि ये क्लॉज फिक्स होना चाहिए, ये अप्लाई होना चाहिए। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है भाई, वो इससे दिया जाता है। दिस इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। सो नाउ आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जिन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो we are talking about here Einstein photoelectric equation। पहला जो important point है, right, Einstein photoelectric equation, photoelectric equation, photoelectric equation। So this is what saying कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो रेडिएशन का फोटोन है उसकी जो एनर्जी है माइनस वर्क फंक्शन है। इसी को आप कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ पाओगे, फाई को वर्क फंक्शन लेते हैं। इज दैट ओके नाउ? नंबर टू, अब इस रिजल्ट को, ये एक बात ये समझना। दूसरी बात देखो, हम लोगों ने वर्क फंक्शन के बारे में बात की, तो वर्क फंक्शन क्या होगा किसी भी मेटल का भाई? वर्क फंक्शन किसी मेटल का क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो है उसके इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए। तो ये वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा? तो भाई अगर उस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मालूम है, यानी कि एच न्यू नॉट मालूम है, या एच सी बाई लेमडा नॉट मालूम है, आई मीन लेमडा नॉट मालूम है, तो आप जो, चूंकि आपने एक रेडिएशन डाला, उस रेडिएशन की मैक्सिमम वेवलेंथ इतनी होनी चाहिए या मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो ये क्या हो गया? उसका वर्क फंक्शन हो गया। यानी कि किसी भी मेटल का वर्क फंक्शन हम उसके ऊपर जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेती है, उसके फोटोन की एनर्जी से हम ये निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ ले जाकर के ये बात समझाना चाहूंगा। आपने इस जगह पे हम लोगों ने कही बात कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब हम लोग समझा रहे थे कि भाई ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब ये होता है, तो क्यों उसके बाद द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट सी इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर विच फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट बिकम्स जीरो। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का है, वो भी अब रिपेल किए जा रहा है, और वो प्लेट प्लेट ए को अप्रोच नहीं कर पा रहा है। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो इसका मतलब कि जब आप किसी प्लेट को लोअर टू हायर पुट, आई मीन किसी इलेक्ट्रॉन को लोअर टू हायर लेके जाते हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। आपने यहाँ पे क्या कर रखा? प्लेट ए को कैसे कनेक्ट कर रखा है? लोअर पे। और इसको किसे कर रखा है? हायर पे। तो हायर टू लोअर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होएगी। तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है। तो आपने कितनी काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास? लेट सपोज मैक्सिमम थी, और वो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हो गई? जीरो हो गई। सो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। और हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को किससे कहते हैं? वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप ई इंटू वी एस कर दें, ई इंटू वी एस कर दें, यानी कि ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल
से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आना चाहिए, दैट शुड बी ई के मैक्स, यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के थ्रू, यानी कि प्लेट सी और प्लेट ए, ये है हमारा पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, ई के मैक्स से, लेकिन वो यहाँ नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इस पोटेंशियल डिफरेंस से जब वो जाता है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी को यहीं पे क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। ये प्लेट ए तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसीलिए जो इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट शुड बी Ek इनटू मैक्सिमम। इज दैट ओके नाउ? अब ये जो दो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ यूज करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, ई के मैक्स को, जिसको हम ई के मैक्स कह रहे थे, उसको हम ई इंटू वी एस भी लिख सकते हैं, और उसको एच न्यू माइनस डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी भी निकालनी है तो हाफ एम वी स्क्वायर करके वो भी निकाला जा सकता है। सो आइडिया इज हियर कि आप ई के को आप एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिखिए, और अगले स्टेप में आप एच कॉमन कर लीजिए और इसको न्यू माइनस न्यू नॉट करके भी लिख सकते हैं। और ई वी एस दैट इज ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और कहीं पे ये रिजल्ट ऐसे भी लिखा जा सकता है, एच दिस न्यू कैन बी रिटन एज सी बाई लेमडा, एंड दिस इज सी बाई लेमडा नॉट, सो दिस कैन बी एच सी, और अब ये क्या हो गया, लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा लेमडा नॉट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, ओके। तो इन इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दीज आर द बेसिक इक्वेशंस। एक बात और आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, लुक एट दिस हियर। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी पढ़ रहे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस किया कि जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था, तो इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकला होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू नॉट के बराबर है, और वर्क फंक्शन भी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो पूरी की पूरी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन, लाइक इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट एंड एच न्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो भाई आप ई के जो आप निकालोगे तो क्या करोगे, एच न्यू नॉट माइनस डब्ल्यू करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ओके फाइन। सो अगर आप फ्रीक्वेंसी यहाँ लेके आए तो आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इफ वी वांट कि जरा ये जो ये थीटा जो है और ये जो लाइन बना है, इस लाइन का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट। सो लेट्स सी, आई पुट अ लाइन, यहाँ से एक ये हमने ले लिया, और एक और ये पोजीशन ले ली, और इसके बीच में हमने एक ऐसे ड्रॉप करी, जरा गौर गौर करें आप। सो सी, इस पॉइंट पे आपका एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, इस पे कोई एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, और ये जीरो पे भी एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो जब जब आप न्यू नोट से न्यू पे पहुंचते हैं, न्यू नोट से न्यू पे पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल की कुछ वैल्यू होती है, और जब यहाँ पे होते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। दैट्स करेक्ट। तो ये क्या है हुआ जी, दिस इज वी एस माइनस जीरो, वी एस माइनस जीरो, ये परपेंडिकुलर हो गया, और डिवाइडेड बाई करें तो क्या होगा, ये आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। सो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, दिस टेन थीटा इज इक्वल टू वी एस माइनस जीरो अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट। ओके फाइन। अब मैं यहाँ पे ऊपर ई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वी एस था और माइनस जीरो था, ऊपर ई मल्टीप्लाई किया, नीचे भी एक ई मल्टीप्लाई कर दिया, न्यू माइनस न्यू नॉट कर दिया खुद। अब एक ऊपर एच मल्टीप्लाई कर देते, नीचे भी एच मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो जी ये क्या बना, ई इंटू वी एस तो ऊपर रहने दो भाई, ये तो काइनेटिक एनर्जी होएगा बाद में एच, और यहाँ पे ई को ऐसे रन दो और इसको लिख दो आप एच इंटू, लाइक दिस ई इंटू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट कर दो। तो अभी आपने पढ़ा ना कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट इसी के बराबर होता है, तो आप इसको काट सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये रिजल्ट इससे कट जाएगा, तो ये किसके बराबर आ गया, एच अपॉन ई के बराबर आ गया, एंड दिस इज टेन थीटा आ गया। करेक्ट, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई एच अपॉन ई के बराबर। ऑल राइट। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो लुक एट दिस हियर, कि आप यहाँ से, ठीक है ना, दिस इंप्लाइज कि एच की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू ई टेन थीटा हो गया। चलो जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपने क्या देखा कि अगर आप यहाँ से, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ, लाइक दिस इज वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ का जो स्लोप है उसको निकालते हैं,
और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकल के चली आती है. सो वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है जी. सो हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना होगा कि भाई अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए लाइक दिस, तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होएगा that is a constant and that is h upon e. And mind you, this is not depending, please understand, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. आपने किसी एक मेटल के लिए लिया या कोई दूसरा मेटल कंसिडर करें, इफ यू टेक अनदर मेटल व्हाट विल हैपन. तो उसको भी बिल्कुल इसके क्या होगा, पैरेलल होना पड़ेगा. इफ यू टेक अनदर मेटल, लेट्स टॉक अबाउट, इफ यू चूज अनदर मेटल और उस अनदर मेटल के लिए आप एक ग्राफ ले रहे हो, समथिंग लाइक दिस. तो अब क्या होगा, एक मेटल और दूसरे मेटल को कंपेयर करोगे. ये सपोज कर लो ये मेटल मेटल वन है, ये मेटल वन है, और तो ये क्या हुआ, मेटल टू कह लेते हैं, लेट सपोज ये मेटल टू हो गया. सो मेटल वन और मेटल टू दोनों के लिए अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे तो वो क्या आएगा भाई, वो तो टेन थीटा होता है, एच अपॉन ई होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है. तो इस तरीके से हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये थीटा आपको मालूम होगा, आपने ये यहाँ से निकाली है, ई को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से एच निकाली, एच की वैल्यू आई 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड. जूल सेकेंड. तो मैं इसी इंफॉर्मेशन को वहां पे भी आपको इस पेज पे भी लाके दिखाना चाहूंगा. सो यस, सो आई वाज सेइंग दैट कि ये 4 पॉइंट हुआ. पांचवा पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे क्या बना कि भाई अगर टेन थीटा अगर हम लेते हैं किसमें, फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ अगर लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम फ्रॉम स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी की ग्राफ लेते हैं, तो दिस टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ई होता है. एक बात और समझने की जरूरत है, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट कि भाई कितनी बार क्या होगा कि सपोज कर लो ये एक मेटल है और इस मेटल का आप एक वर्क फंक्शन है, आपने कोई रेडिएशन डाला न्यू वन फ्रीक्वेंसी का, फिर एक रेडिएशन डाला न्यू टू फ्रीक्वेंसी का. तो आपने अगर एच और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते गए दो बार, दोनों बार का अपने स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लिया, लेट्स सी ई के वन आया और दैट शुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू होना चाहिए. ओके. और दूसरी बार जब आपने किया तो ई के टू क्या होना चाहिए, एच न्यू टू माइनस डब्ल्यू होना चाहिए. अब अगर आप ई के वन से प्लैंक कांस्टेंट निकालिए तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इट इज सो सिंपल टू डू इट, लाइक ई के टू माइनस ई के वन कर दीजिए, जो भी आपको बड़ा मिला है ऐसे, और फिर ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एच न्यू टू माइनस न्यू वन हो जाएगा. और अब यहाँ से आप h की वैल्यू निकालना चाहें तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड दिस ई के टू माइनस ई के वन डिवाइडेड बाई वॉट, एच ऑफ आई मीन न्यू टू माइनस न्यू वन. इस डाटा से आप क्या कर सकते हैं, h निकाल सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड प्लैंक्स कांस्टेंट. यहाँ से भी निकाल सकते हैं, प्लैंक कांस्टेंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं. सो इतनी सारी बात समझने के बाद मैं आपको अब कुछ बात बताने जा रहा हूँ, वो बहुत गौर से समझने की है. वो क्या है कि बहुत ये, अगले पेज पे ले जाकर के ये नोट करके समझाना चाहूंगा आपको. पहली बात तो ये कि जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए, जब तक क्वेश्चन में ये ना कहा जाए, ये अलग से ना बताया जाए कि भाई एक फोटोन जो है दो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, या एक फोटोन तीन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, या जब तक ये ना कहा जाए कि भाई 10 फोटोन मिल करके 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, जब तक ये चीज ना बताया जाए, हम ये एज्यूम करते हैं, ideally we assume that one photon takes out one electron until unless extraordinary condition is being mentioned in the question. ये सबसे important बात है, right? What I'm saying कि one photon one photon one photon ejects one photon ejects one electron one one photon ejects one electron usually, right? Usually, या ठीक है ना, it is assumed ideally, it is assumed ideally हम लोग इसी बात को, ठीक है ना, ideally. So I say that one photon ejects one photon ejects one electron. It is assumed ideally until and unless some other condition
other condition is not being mentioned in question, mentioned in क्वेश्चन। ठीक है जी, पहली बात तो ये समझनी है। दूसरी बात, ऐसा नहीं होता कि एक फोटोन, तुम कहोगे कि सर अगर बहुत हाई एनर्जी का फोटोन हम लेके चले, बहुत हाई एनर्जी का फोटोन, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। सो अगर ऐसा होता, बहुत हाई फोटोन, बहुत हाई एनर्जेटिक फोटोन अगर एक साथ दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होता है कुछ इस तरीके से, तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के फॉर्म में दिया होना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, ये ध्यान रखना कि मोर देन वन फोटोन, ये जो अब बात बताई जा रही है, ये समझने लायक बात है कि मोर, व्हाट इज बीइंग सेड दैट वन फोटोन वन फोटोन हैज टू गिव one photon has to give its total energy to a single electron, single electron single electron। ठीक है जी। one photon has to give its total energy to a single electron। तीसरी बात ये, one electron one electron cannot have one electron cannot have energy cannot have energy from more than from more than more than one photon। ये मतलब one photon has to give its total energy to a single electron। एक फोटोन को अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फोटोन चार चार इलेक्ट्रॉन को देके जाए। ये वही बात है, अनटिल अनलेस दिस सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन क्वेश्चन में दे रखा होगा, यूजुअली हम लोग यही लेके चलते हैं बेटा, राइट। सो वन इलेक्ट्रॉन कैनॉट हैव एनर्जी फ्रॉम मोर देन वन फोटोन। ये ये यूजुअली है, ये तो भाई यूजुअली वाली बात नहीं है, ये कंडीशन है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये वाली बात यहां ध्यान रखना है, दिस इज यूजुअली बीइंग सेड दैट वन इलेक्ट्रॉन कैनॉट हैव एनर्जी फ्रॉम मोर देन वन फोटोन। अगर एक से ज्यादा फोटोन से एनर्जी चल रहा होता तो फिर इंफ्रा रेडिएशंस और लोअर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस भी के भी बहुत सारे फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को देते और फिर धीरे से उसको निकाल लेते। तो ये ध्यान रखना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको बता दिए गए, सारे एक्सप्लेनेशन भी बता दिए गए। एक मिनट में देख लूं कि कुछ छूटा तो नहीं है, जस्ट ए मिनट। सो सी वी हैव डन दिस पार्ट, राइट, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब फोटोन एज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की बात करें, तो अब हम फोटोन के बारे में हम लोगों को बड़ी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी कि भाई ठीक है, आइंस्टाइन ने ये बात हमें समझा दी, तो अब फोटोन के बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और व्हाट आर दोज पॉइंट्स, राइट। सो लेट मी टेक यू टू दिस पर्टिकुलर पेज एंड लाइक फोटोन की बात करते हैं। ठीक है। सो पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। इट इज राइट, इट इज डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। सो discrete packet of energy, it is discrete packet of energy, one. Number two, it is a massless, it's it- it's it is a hypothetical particle, it is hypothetical particle। भाई हाइपोथेटिकल पार्टिकल कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? हाइपोथेटिकल पार्टिकल कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? हाइपोथेटिकल पार्टिकल कहने का मतलब ये है कि यू आर नॉट एबल टू होल्ड दिस पार्टिकल लाइक, ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल, जैसे हमें कोई पार्टिकल बाहर से मिल जाता है तो उसके पास रेस्ट मास होता है। रेस्ट मास का मतलब क्या है? एक पार्टिकल है, इतने ग्राम का है, इतने किलोग्राम का, फलाना का है, समथिंग, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं, प्रोटॉन का मास जानते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट वी आर सेइंग, इट इज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, इट इज हाइपोथेटिकल पार्टिकल, its rest mass is zero, its रेस्ट मास इज जीरो। मतलब आप इसको, फोटोन कहीं रेस्ट पे पड़ा है, ये आप सोच नहीं सकते, इट्स रेस्ट मास इज जीरो, राइट। इसको हम लोग कहते हैं एम नॉट, जीरो हो गया रेस्ट मास को। इट हैज मूव लाइक इट एग्जिस्ट वाइल मूविंग, आई मीन इट एग्जिस्ट
while moving का मतलब we should not say like this, it exists as an integral part of, I mean, it it exists in case of, I would like to say that, hmm, just a minute, it exists only only it exists only with existence of radiation, with existence of, it exists only with existence of radiation, रेडिएशन के होने के साथ ही ये है भाई, रेडिएशन के साथ। अगला पॉइंट है, इट हैज अ मूविंग मास, इट हैज अ मूविंग मास, इसका एक मूविंग मास होता है, हम लोग समझते हैं, और इसको हम लोग मूविंग मास इक्वल टू एम, मूविंग मास एम मानते हैं। ओके जी। इट हैज मोमेंटम, इट हैज मोमेंटम, मोमेंटम, it has momentum and energy, it has momentum and energy, okay fine। सो मोमेंटम इसका कितने के बराबर होगा, उसको हम लोग m इंटू सी लिखते हैं, वेर m क्या मूविंग मास है, यानी कि यही फोटोन का मूविंग मास कहलाएगा, मूविंग मास कहलाएगा, और ये वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन है, दैट इज लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है जी। तो ये फोटोन का मूविंग मास निकालना होगा किसी फोटोन का, तो क्या करेंगे, पी अपॉन सी कर लेंगे। दूसरी बात ये समझना है, एनर्जी की बात करें, सो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू के बराबर है, एच न्यू के बराबर है, इज दैट ओके ना। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर। तो एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू के बराबर हो, अब मोमेंटम हुआ है इसके बराबर। अब एक बात और समझना कि एम सी, इसको एम सी इंटू सी करेंगे, तो ये क्या होता है, ये रेडिएशन के, लाइक आपको पता है मोमेंटम को सी से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एनर्जी आता है भाई। सो दिस इज योर एच न्यू के बराबर होगा, यानी कि एच न्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू सी। दिस इंप्लाइज यू व्हाट, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, एम सी स्क्वायर। काटो दिस, ये यहाँ से, सो दिस इंप्लाइज एच बाय लेमडा इज इक्वल टू एम सी, और एम सी को आपने क्या बोला, मोमेंटम, यानी कि फोटोन का मोमेंटम हम निकालना हो, मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना, मोमेंटम ऑफ फोटोन चाहिए आपको, मोमेंटम ऑफ फोटोन चाहिए, तो क्या करिए, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है ना भाई, उसका लेमडा भी निकाल सकते हैं, तो एच बाय लेमडा से आप उस रेडिएशन के फोटोन की मोमेंटम को निकाला जा सकता है। ठीक है जी। ये एक ही बात है, अगर आप यहाँ से ई अपॉन एच कर लेते, इसको सॉल्व करते, तब भी वही, जैसे ये E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होगा, एच सी बाई लेमडा होगा, तो एच बाई लेमडा करोगे, ई बाई सी करोगे, ई बाई सी क्या होगा, मोमेंटम होएगा भाई, क्योंकि ये ये एनर्जी है, इस एनर्जी को सी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मोमेंटम होगा। सो ई बाई सी इज मोमेंटम, और P इंटू सी इज एनर्जी, ये भी बात समझ रहे हैं हम। सो इट हैज अ रेस्ट मास जीरो, इट हैज अ मूविंग मास, मूविंग मास ऐसे निकाला जाएगा, और ये बेसिक बात आपने समझ लिया होगा। अब आपको और बात जो समझनी है कि भाई, पॉइंट नंबर 6, अगला पॉइंट ये समझना है कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, भाई ये न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है, उसके पास रेडिएशन एज अ पार्टिकल है, यानी कि इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मींस इट इज, इट हैज electric field and magnetic field has no influence on it, it is electrically neutral, right? It is not deviated, it is not deviated in electric field and magnetic field, by magnetic field or electric field mein it is not deviated at all, right? So now what we will say that you see frequency, energy of each photon, energy of each photon, energy of each photon of given frequency is same, that is h nu, सबके लिए same होगा। Now what else, like is there anything else left? Okay, अब ये आपको एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे, कि जैसे हम लोग कहीं पे किसी सरफेस के ऊपर रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं, तो अब हमसे अगर यहाँ पूछा जाए कि भाई बताओ इंटेंसिटी क्या होगा, तो इंटेंसिटी की अगर बात करें, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मीन्स व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मीन्स व्हाट, let's suppose n number of photons are incidenting, n number of photons are incidenting per unit area, n number of photons are incidenting per unit area,
पर यूनिट एरिया। तो n इंटू एच न्यू क्या हो गया दिस, और ये क्या हो गया, मानी दिस इज इंटेंसिटी ऑफ द n नंबर ऑफ n इंटू एच न्यू, ये इंटेंसिटी हो गया हमारे पास। where n is what, number of photons, number of photons, number of number of photons per unit area, per unit, per unit area, per unit time। तो अगर आपको ये पता है कि कितने फोटोन पड़ रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो उस n को h न्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मिल जाएगा। इज दैट ओके नाउ? फिर रेडिएशन प्रेशर के बारे में आपको पता ना कि I को आप C से जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो रेडिएशन प्रेशर आ जाता है। सो दैट रिजल्ट कैन बी यूज्ड। और फिर बाउंसिंग रेडिएशन प्रेशर में हम लोगों ने वो कंडीशन पढ़ा था भाई, एब्जॉर्ब हो गया, और जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, तो उस तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई रे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई और बहनों, बच्चों और बच्चियां, व्हाट आई मीन टू से दैट कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस आर दैट वी हैव डन। एंड अब अगले लेक्चर में वी विल बी डूइंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी तक पढ़ा है वो, और फिर उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग ड्यूअलिटी ऑफ मैटर स्टार्ट करेंगे कि भाई मैटर एज अ वेव और मैटर एज अ मैटर और मैटर एज अ वेव क्या होता है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू। दिस हैज बीन अ लिटिल लॉन्ग लेक्चर, बट ये सब चीजें एक साथ खत्म करनी थी ताकि ये चीजें रिलेट होकर के आप समझ सकें, रिलेट करके समझ सकें। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, keep sharing, keep commenting. Thank you very much. God bless you.